हाय गाइस, आज से हम चालू करने वाले हैं कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के साथ। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। इसमें आपका वेटेज हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस का हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो आपको समझ ही गया होगा। ये चैप्टर को लेकिन स्किप भी मत करना यार, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं ना अपन। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं टर्मिनोलॉजीज जो मैं और आप डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जैसे हम लोग स्लैंग्स यूज करते हैं, है ना। ऑल राइट, देखो, दो तीन चीजें जो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूंगी। पहली चीज, तो इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें से हम लोग सारे टर्म्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ वो टर्म्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो आपने कहीं और नहीं पढ़े होंगे। ऑल राइट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो आपने कहीं और नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो शायद आपने 11th 12th में पढ़े होंगे अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा तो, या फिर आपने सी एस ई टी में ही करंट अफेयर्स में, सॉरी करंट अफेयर्स नहीं, लीगल एप्टीट्यूड में पढ़े होंगे, है ना। सो इसीलिए करंट अफेयर्स के भी टर्म्स है, करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़े होंगे, वो वाले टर्म्स भी है। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पर पढ़कर कोई मतलब नहीं है बार बार। ये सिर्फ एक कलेक्टिवली एक डिक्शनरी टाइप का आपको दिया हुआ है कि देखो ये टर्म का मतलब ये होता है ना। तो हमें क्या फोकस करना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है ना। ऑल राइट, अभी हम चालू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये बिजनेस टर्मिनोलॉजी मतलब होता क्या है। ऐसे वर्ड्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसे कहते हैं टर्मिनोलॉजीज। ऐसे टर्म्स जिसका मीनिंग एकदम डेफिनेट होता है, जिसका मीनिंग बस यही है, इसके अलावा कुछ और मीनिंग नहीं निकलता है इसका। इसे कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारा जब हम किसी से लेन देन करें, हमारा किसी के साथ बिजनेस हो, तो उसमें हमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई एम्बिग्विटी हो। हमें नहीं चाहिए ना किसी के साथ हमारा क्लैरिटी ना रहे, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये सारे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, ये सारे टर्म्स यूज करते हैं, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर चालू करते हैं हम। ओके, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। जो मैं आपको मार्क करा रही हूँ, आपको भी पता है कि आपको आपकी बुक में मार्क करना है। साउंड टर्मिनोलॉजी वर्क इज मेंट फॉर रिड्यूसिंग एम्बिग्विटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो। जो टर्मिनोलॉजी वर्क है, जो साउंड टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स हम यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, ताकि जो हमें कंफ्यूजन होता है वो ना हो, वो रिड्यूस करने के लिए, है ना। और दूसरा, और जो क्लैरिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप भी आपके बुक में हाईलाइट करो। The quality of specialist communication depends to a large extent on the quality of terminology employed. ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग स्टार मार्क कर लो इसको ना। स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जो एडवोकेट करता है जज के साथ, है ना। जो कंपनी सेक्रेटरी करती है, उसके शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और कंपनीज, फिर जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, रेगुलेटर्स है, उनके साथ जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, हमें उनको बहुत सारे इंटीमेशंस देने पड़ते हैं ना कि देखो हमारी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग ले ली, हमारी कंपनी ने ये कर लिया वो कर लिया, हमें उसके लिए उनको बताना पड़ता है ना। तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, साउंड टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, है ना। तो स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन कब होगा, एकदम अच्छा क्वालिटी कब होगा कम्युनिकेशन का, अगर हम अच्छी वर्ड्स यूज करें। तो ऐसे कहते हैं ना, अगर आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, ऐसा ही कुछ तो भी, आई डोंट नो। ठीक है, तो जैसा आप, जैसी करनी वैसी भरनी है। ठीक है, तो जैसा आपका कम्युनिकेशन होगा, जो क्वालिटी का आपका कम्युनिकेशन होगा, वही क्वालिटी, मतलब वो क्वालिटी तभी अच्छा हो पाएगा जब अगर आपने जो टर्म्स यूज किए, जो आपने वर्ड्स यूज किए, वो अच्छे होंगे, है ना। ऑल राइट, चलो फिर हम देखते हैं। देखो ये वाले जो दिए हैं, ये 10 बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये सारे एकदम ज्यादा बेसिक है, लेकिन आपको ये वाले भी याद रखने हैं। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से which are the 5 basic या फिर 7 basic terms used in English language, used in business English। ठीक है, तो कौन से 10 बेसिक बट मोस्ट यूज इंग्लिश वर्ड्स, बिजनेस इंग्लिश वर्ड। सबसे पहला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या, जिनको भैया हम लोगों ने दे दिया है, एक इंचार्ज करके दे दिया है कि आप लोगों को ना हमारा बिजनेस संभालना है। हम किसको देते हैं, हम लोग डायरेक्टर्स को देते हैं। शेयर होल्डर्स खुद थोड़ी ना मैनेज करने आएगा, उसका काम छोड़ के वो क्या आपकी कंपनी देखने आएगा, क्या नहीं। तो वो किसको बताता है, वो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, जिसमें सीईओ, एमडी, फिर डायरेक्टर्स, ये सब लोग होते हैं ना।
तो व्हाट इज दिस, ये इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मैनेजमेंट, जो हमारे बिजनेस का इंचार्ज होता है। ऑलराइट, ठीक है। सेकेंड है बिजनेस। अब ये बिजनेस तो बहुत ही बेसिक है, आपको भी पता है बिजनेस क्या है। जो हमारा लेन देन होता है गुड्स का या फिर सर्विसेज का, किसी का भी हो सकता है, जिसमें हम पैसे कमाते हैं या सामने वाले को देते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग मतलब क्या, देखो मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अरे इसको खरीदेगा कौन, मुझे उसका मार्केट भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे उसको सारे कस्टमर्स को बताना भी तो पड़ेगा ना, देखो मैं ये वाला प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, मार्केटिंग। ऑलराइट, और एक बार हम रीड करते हैं, द कमर्शियल प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलराइट, ये क्या है, मार्केटिंग है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। जो भी अपने पास बच गया वो अपना प्रॉफिट है ना, ये बेसिक चीज है, अपन को भी यही चाहता है। नेक्स्ट है टेली कम्यूटिंग। टेली कम्यूटिंग मतलब क्या, वर्क फ्रॉम होम, बस आपको ऐसे ही याद रखना है। व्हाट इज टेली कम्यूटिंग, इट इज वर्किंग एट होम यूजुअली ऑन अ कंप्यूटर, जैसे भी मैं कर रही हूँ, आई एम टेली कम्यूटिंग, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग, व्हाट इज डाउन साइजिंग, जब हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे हैं हमारी कंपनी में, ठीक है। लेकिन अभी कोरोना वायरस आ गया, अभी कोविड-19 आ गया, हमारी कंपनी की तो इतने ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो रही है, तो फिर हम कैसे अफोर्ड कर सकते थे सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देना। तो हम क्या करते हैं, हम ना रिड्यूस कर लेते हैं हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, हम आधे एम्प्लॉयज को बेरोजगार कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस, कि हम लोगों ने हमारा कॉस्ट कटिंग कर दिया, जिसकी वजह से फिर हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत ठीक चल जाए। इसे क्या कहते हैं, इसे डाउन साइजिंग कहते हैं। क्यों डाउन साइजिंग कहते हैं, कि हमारी जो एम्प्लॉय की साइज थी वो हमने डाउन साइज कर दी, हमने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब क्या, कि ऐसा कुछ काम जो आपकी कंपनी में स्पेशलाइज्ड पर्सन ऑथराइज नहीं किया गया है, तो फिर आप क्या करते हो, आप वो काम कोई बाहर वाले को देते हो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बनाती हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। मैं क्यों, आप बनाते हो प्रोडक्ट, आप बनाते हो टी शर्ट्स, ठीक है। लेकिन अब आप बोलते हो कि यार ये रोज ना कस्टमर्स के कॉल आते हैं, और मैं ये कॉल्स हैंडल नहीं कर सकता, नहीं तो फिर ये सब काम कौन देखेगा, टी शर्ट बनाने का, उस पे पेंट वेंट करने का एंड ऑल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आउटसोर्स कर देता हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, मैंने टीसीएस को आउटसोर्स कर दिया कि भाई जितने भी कॉलिंग आए ना, वो आप ही हमारी कंपनी की हैंडल करना। तो मैंने क्या किया, ये मैंने आउटसोर्स कर दिया सामने वाले को, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आर एंड डी, जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी देखो नए 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 नई चीजें आते ही रहती है, अब आईफोन 11 के बाद भी तो कुछ आएगा ना। तो वो कब आता है, जब हम हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आर एंड डी को करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, नई 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 जो चीजें हैं वो यही लोग तो इन्वेंट करते हैं, इसीलिए हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये बस एक टर्म है जो आपको याद रखना है, लेकिन ये आर एंड डी तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, जिसमें हम कोई नई चीज इनोवेट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स, जो जो हमारी कंपनी है। देखो कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, कंपनी 60 सिटीज में वर्क करती है, लेकिन उसका हेड ऑफिस कहाँ है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो जो जगह है उसे हेडक्वार्टर्स कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट। भी मार्केट क्या है भाई, जहाँ पे हम लेन देन करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसका, हमारी टी शर्ट्स हम जहाँ पे बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है। क्या क्या थे 10 बेसिक बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो ये सारे एकदम बेसिक है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस इंग्लिश में, है ना। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक था उसमें मैनेजमेंट, सेकंड था बिजनेस, फिर मार्केटिंग, प्रॉफिट, टेलीकम्यूटिंग, डाउनसाइजिंग, आउटसोर्सिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्स और मार्केट, ठीक है। ऑलराइट, अभी आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है कुछ कुछ डेफिनेशंस, कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं आपको, कोई कोई वर्ड्स दिए हैं और उसका मीनिंग दिया हुआ है। ऐसा आप समझ लीजिए कि ये ना लीगल डिक्शनरी है, ये थोड़ी सी है लेकिन फिर भी ये एक हमारी लीगल डिक्शनरी है, और ये हमारे समझने के लिए हमें यहाँ पर पूरा एक साथ दिया हुआ है। ऑलराइट, तो जितने भी मैंने इसे टिक करके रखे हैं ना ऑलरेडी, देखो यहाँ पर मैंने टिक करके रखे हैं, हम सिर्फ वही वाले पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, एज वेल एज आपने ऑलरेडी कहीं और पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ओके, आ जाते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस। देखो, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज तो पता ही होगा, आप लोगों ने 12th में उसकी जर्नल एंट्रीज भी की होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की, है ना। तो जब हम किसी को हमारी अनुमति देते हैं, हमारा एक्सेप्टेंस देते हैं, हमारा एसेंट देते हैं, एसेंट का मतलब है कि हमने इनको अलाउ कर दिया है, इसे क्या कहते हैं, इसे अनुमति कहते हैं, है ना। बहुत ही शुद्ध हिंदी हो गई क्या,
ठीक है। तो जब हम कोई पार्टी को, देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले हम लोग एक बार रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। असेंट गिवन बाय अ पार्टी टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये पेपर है और इस पे बिल ऑफ एक्सचेंज है। मैंने क्या किया, मैंने वहां पे साइन कर दिया, ठीक है। उसके फेस पे मैंने साइन कर दिया, उसका क्या मतलब है कि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अभी अगर सपोज कोई ऑनलाइन अग्रीमेंट है, ये ऑनलाइन भी होता है। हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता है उसमें से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिया होता है, एक स्क्वायर दिया होता है और फिर लिखा होता है कि आप सारी चीजों को अग्री करते हो तो यहाँ पे टिक करो। तो हम क्या करते हैं, वहां पे क्लिक करते हैं तो वो टिक हो जाता है अपने आप, है ना। इसे क्या कहते हैं कि ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बहुत बेसिक था, ऑल राइट, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट। अब ये एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, द सिग्नेचर ऑफ अ क्लर्क और अटर्नी सर्टिफाइंग दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज साइंड इट बाय फ्री विल। देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा दिख रहा है हमारा डॉक्यूमेंट ना, ऑल राइट। यहाँ पे ना एक साइन करनी पड़ती है। किसको करनी पड़ती है ये साइन, या तो कोई क्लर्क को या तो फिर अटर्नीज को। ये लोग क्यों साइन करते हैं, ये लोग ये बताने के लिए साइन करते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं, हमें पता है कि आप लोग जो आपने जो यहाँ ये वाले डॉक्यूमेंट को, ये थी सपोज फॉर एग्जांपल मेरी विल थी ये, ठीक है। मेरा विल का डॉक्यूमेंट था, मैंने इसमें लिखा था, मेरी वसीयत थी ये, मैंने इसमें लिखा था कि मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी देनी है मेरी छोटी बहन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो साइन होता है ये किसका होता है, ये कोई क्लर्क या फिर अटर्नी का होता है, और वो ये बताते हैं कि देखो ये जो पर्सन है सामने वाला जिसने ये साइन किया है, ये उसने उसकी पूर्ण इच्छा के साथ किया है, उस पे कोई भी प्रकार का दबाव नहीं था, ना ही उसने किसी और के कहने पे किया है ना। आई जस्ट होप आपको मेरी शुद्ध हिंदी समझ में आ रही है, आई डोंट नो, ऑलराइट। तो व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट, कि आपने एक्नॉलेज किया, आपने कोई भी जब अगर कोई भी क्लर्क या फिर अटर्नी साइन करता है, ठीक है, तो ये जो साइन होती है इसे क्या कहते हैं, इसे एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। और ये क्यों करते हैं, ये बताने के लिए कि सामने वाले पर्सन ने ये जो साइन किया है ये उसके इच्छा से किया है, ठीक है। किसी ने उसको फोर्स नहीं किया है, ऑलराइट। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, अभी आप लोगों ने ना ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, देखिए क्या ओ माई गॉड, उसमें अक्षय कुमार था, हाँ वही वाली। तो ओ माई गॉड में क्या था कि वो जो हीरो था, वो तो भगवान बन के आते हैं अक्षय कुमार, और एक हीरो कौन सा होता है, परेश रावल। तो परेश रावल क्या बोलता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड था पर मुझे इसके पैसे चाहिए, वो क्लेम करता है ना, ये मूवी से ही रिलेटेड है। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, देखो उसने इंश्योरेंस लेकर रखा होता है उसके दुकान का, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपको नहीं दे सकते हैं, हम आपको इसके इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, वो पूछते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि देखो ये वाला जो था ये इसमें कवर्ड ही नहीं था, ये एक्ट ऑफ गॉड था, ये नेचुरल डिजास्टर था, ये किसी ने करवाया नहीं था। हमने तो गारंटी इस चीज की ली थी कि अगर किसी और चीज से यहाँ पर अगर आपका गुड जल जाता है तो फिर हम आपको पैसे देंगे। ये तो भगवान की मर्जी से हुआ है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो हम इसके पैसे नहीं देंगे, है ना। तो ये एक्ट ऑफ गॉड का मतलब, ये हमें ऐसा क्यों दिया है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ताकि फिर आगे चल के हमें इस चीज पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये बिजनेस टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी आपको दी हुई है, ऑलराइट। एक बार पढ़ते हैं हम लोग एक्ट ऑफ गॉड। A term usually used in insurance to denote risks and dangers arising out of natural cause। ये natural cause वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ गॉड इसीलिए इसे कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज वाले यूजुअली उनके अग्रीमेंट में ऐसा लिखते हैं कि हम लोग लाइबल नहीं है अगर कोई भी चीज आपका एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुई तो, ठीक है। ये लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, ये लोग रिस्क डिनोट कर रहे हैं, ये लोग डैमेज डिनोट कर रहे हैं। पर ये डैमेज और रिस्क किस चीज की वजह से है, ये चीज है नेचुरल, और नेचुरल कॉजेज की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। सपोज फ्लड आ गया तो हमने थोड़ी ना फ्लड के लिए आपको हम थोड़ी ना पैसे देंगे, वो तो कभी भी आ सकता है। या फिर जैसे उनके यहाँ पे भूकंप आ गया था, है ना, परेश रावल के शॉप में, है ना, वो ओ माई गॉड मूवी में, तो फिर उसके लिए थोड़ी ना हम पैसे देंगे। सो दिस इज व्हाट एक्ट ऑफ गॉड, ऑलराइट। सेकंड है एक्शन। अब ये एक्शन मतलब क्या, इसको ना हम केस बोलते हैं कि अरे इसने तो मुझ पे केस कर दिया, तो ये क्या है, ये एक्शन है। इसे केस लॉ सूट भी बोलते हैं।
जो अमेरिकन लोग होते हैं ना वो लोग लॉ सूट ही बोलते हैं, है ना। हम लोग तो नॉर्मल में केस है भाई, हम पे केस कर दिया, हम इस पे केस कर देंगे, हम ऐसा नहीं बोलते हैं क्या। वही है ये, उसे क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। केस मतलब क्या होता है, ये एक सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है कि आपके अगेंस्ट कोई पार्टी ने ब्लेम डाला है, कोई एक्यूजेशन डाला है कि आपने ऐसा 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 किया था। तो अब ये आपकी मतलब नाउ दिस इज ऑन यू कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा ऐसा नहीं किया है ना। अब एक बार रीड करते हैं ये डेफिनेशन। एक्शन ऑल्सो कॉल्ड अ केस और लॉ सूट। केस तो हम नॉर्मल में यूज करते हैं और इसे क्या कहते हैं, लॉ सूट भी कहते हैं। तो आपको ये एमसीक्यू दे देंगे कि बताओ एक्शन मतलब क्या। केस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉ सूट, ऑप्शन सी नीदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आई मीन ए एंड बी ऐसा। तो आपको क्या लिखना है, ए एंड बी, ठीक है। ओके। A civil judicial proceeding where one party sues another for a wrong done। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे केस कर दिया टू प्रोटेक्ट अ राइट और टू प्रिवेंट अ रॉन्ग। कुछ भी गलत होने से बचाने के लिए या फिर जो गलत हो चुका है उसके ऊपर इंसाफ दिलाने के लिए, है ना। ऑल राइट। सेकेंड है अजर्नमेंट। अब ये अजर्नमेंट जानना आपको क्यों जरूरी है। अजर्नमेंट का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट। जो आपका एग्जाम बार बार हो रहा था लेकिन इस बार नहीं हुआ, ऑगस्ट एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं। इसे क्या कहते हैं, अजर्नमेंट कहते हैं। अजर्नमेंट मतलब क्या, पोस्टपोनमेंट। बट हम ये क्यों अजर्नमेंट यूज कर रहे हैं, देखो पोस्टपोनमेंट किस चीज का, एक कोर्ट में जो सेशन होता है ना, आज हमारी सुनवाई थी, हम ऐसे नहीं बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो सेशन होता है ना कोर्ट में, अगर ये अडजर्न हो जाए तारीख पे तारीख, उसे क्या कहते हैं, उसे अडजर्नमेंट करना कहते हैं। कि नेक्स्ट डेट हमें दी गई है कि ये वाला जो कोर्ट का सेशन था ये कहीं और प्लेस या जगह पर हेल्ड किया जाएगा, है ना। ये पोस्टपोन हो चुका है, इसे क्या कहते हैं, अडजर्नमेंट कहते हैं। ऑलराइट। सेकंड है, आई मीन नेक्स्ट है एफिडेविट। अब एफिडेविट मतलब क्या, एक सेकेंड ना, मुझे पानी पीने में बहुत प्यास लग रही है। सपोज मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और मैं कोई गवाह को लेकर आती हूँ, उसे क्या कहते हैं, उसे एफिडेविट कहते हैं। वो क्या है, वो एविडेंस है, वो विटनेस है ना। लेकिन जब कोई रिटन में लिख कर देता है, ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि साइन किया गया है कोई जुडिशियल ऑफिसर ने या फिर कोई नोटरी पब्लिक ने या फिर ओथ कमिश्नर ने। अगर आपके पेरेंट्स को आप पूछना, अगर आपके पेरेंट्स ने कोई प्लॉट के काम किए होंगे ना, प्लॉट के पेपर्स होंगे उनके पास, तो वो ना एक एक ऐसा बड़ा सा पेपर होता है, उसे कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वाला पेपर होता है गेस वो। उस पे नोटरी का ये लगा हुआ होता है। फिर एक 100 का ऐसा ऊपर लगा रहता है। आई डोंट नो इफ वी कैन सर्च। हाँ, मिल गया हमें। ये देखो, ये वाला जो आपको दिख रहा है 50 रुपीज का, इसे क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर कहते हैं। इस पे किसी ने लिख कर दिया है ये सब कुछ, ठीक है। तो वो ये कहता है, ये एफिडेविट है और ये ओथ कमिश्नर या फिर कोई जुडिशियल ऑफिसर या फिर नोटरी पब्लिक इसे साइन करके देती है, ये बताने के लिए कि देखो भाई इसमें जो भी इसने कहा है वो सब कुछ सच है ना। जो भी मैंने पेपर्स इसके वेरीफाई किए और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इसने सच बोला है। कि सपोज मैंने उसमें यही लिखा है कि मेरी एज इतनी है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, वो जो ओथ कमिश्नर है वो साइन करके बोलेगा कि हाँ हमने इसके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए, इसका आधार कार्ड और ये जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एफिडेविट कहते हैं। ऑलराइट। एफिडेविट और रिटन स्टेटमेंट साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, notary public or oath commissioner that is admissible as evidence in a court of law। अभी क्योंकि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं जो ट्रू है, जो हमें लगता है कि ट्रू है, तो उसके लिए कोई तो लगेगा ना, कोई गारंटी लेने के लिए। तो इसीलिए हम लोग एक ओथ कमिश्नर या फिर नोटरी पब्लिक से साइन करवाते हैं, उनके सामने हम लोगों ने ये लिखा है, इसका मतलब है कि हमने उनके प्रेजेंस में लिखा है, इसका मतलब है कि उनको पता है कि हम सच बोल रहे हैं, ऐसा, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं एजेंडा पे। देखो गाइस, अगर आपको कुछ भी इसमें भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं एजेंडा पे। अ प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन अ मीटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आपको बहुत सारे एजेंडा बनाने पड़ेंगे और हम ही को एजेंडाज बनाने पड़ते हैं। कंपनी में आज की जो मीटिंग लेने वाली है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे एजेंडा कहते हैं ना। कि आज हमारी कंपनी में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं।
कि आज हमको डिविडेंड बांटना है, हमारे शेयर होल्डर्स को ये देना है, वो देना है, हम बोनस इशू कर रहे हैं, हमको ये वाली प्रॉपर्टी सेल करनी है, ये सारी क्या है, ये एजेंडाज है, ये आइटम्स है। जैसे टू डू लिस्ट होती है ना, हमारी टू डू लिस्ट होती है वो, वैसे ही कंपनी में हमें क्या क्या मीटिंग में डिस्कस करना है उसकी भी क्या बनती है, टू डू लिस्ट बनती है। वो टू डू लिस्ट को ही क्या बुलाते हैं, एजेंडा बुलाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है एलिगेशन। एलिगेशन मतलब किसी और पे इल्जाम लगाना। एलिगेशन आप लोग ना वहां पे लिख दो इल्जाम, ठीक है। saying that something is true, the assertion, declaration or statement of a party in a case made in a pleading। मेरी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, ठीक है, मेरा कोर्ट केस चल रहा है और उसमें मैं किसी और पे इल्जाम लगाती हूँ, किसी पे ऐसे डिक्लेरेशन देती हूँ कि इसने ऐसा किया था, मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया, मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने ऐसे बोला कि इसने ऐसा किया था, मैं था वहां पे, मैंने देखा है कि इसने ऐसा किया था, है ना। इसे क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है अमेलगमेशन। जब दो बिजनेस एंटिटीज, कोई भी दो बिजनेस एंटिटीज या दो और उससे ज्यादा, जब दो बिजनेस एंटिटीज या दो से ज्यादा बिजनेस एंटिटीज एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अमेलगमेशन कहते हैं। सपोज मेरी कंपनी भी छोटू सी ही है, सामने वाले की भी कंपनी छोटू सी है, लेकिन हम दोनों अगर मिल जाते हैं, हम दोनों का सेल मिल जाता है, हम दोनों के प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, प्रोडक्शन मिल जाता है, तो हम क्या बन जाएंगे, बड़ी कंपनी बन जाएंगे, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अमेलगमेशन। दो या उससे ज्यादा कंपनीज जब एक साथ आ जाती है उसे अमेलगमेशन कहते हैं। ऑलराइट, ये अमालगमेशन का काम भी हम कंपनी सेक्रेटरीज को ही करना पड़ता है, पता है आपको। दो कंपनीज, दो अंडरटेकिंग्स, सपोज बहुत बड़ी कंपनी है, देखो मैं आपको अभी से ही अमालगमेशन थोड़ा क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी। सपोज मेरी एक कंपनी है, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, उसमें चार बिजनेसेस है अलग अलग, ठीक है। अब ये चार बिजनेस में से सिर्फ जो एक बिजनेस है मुझे वो अमालगमेट करना है कोई और कंपनी के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो अमालगमेशन में, है ना। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। इसे कहते हैं एआरडी, ये एआरडी के ही नाम से फेमस है। देखो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है, ये ऐसी रिसीट्स होती है जिसमें ये दिया गया होता है कि देखो ये जो शेयर्स है ये कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, लेकिन हम ये इसीलिए हेल्ड करके रखे हैं ताकि फिर हमारे पास इसका कंट्रोल रहे। और हम कौन है, हम एक यूएस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, हम हमारी आपकी कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये वाले शेयर्स हमारे पास एज अ डिपॉजिटरी होल्ड करके रख रहे हैं, है ना, ताकि जो आपका ट्रांजैक्शन हो वो इजीली हो सके, ठीक है। All right. Used to facilitate transactions and expedite the transfer of beneficial ownership for a foreign securities in the United States। ये specifically सिर्फ United States के लिए है, इसीलिए इसका नाम है American Depository Receipt। जो सारी बाकी लोगों के लिए है ना वो Global Depository Receipts है, हमारे लिए भी Global Depository Receipts है। ये सिर्फ American institutions के लिए, ये सिर्फ United States के लिए है, ठीक है। All right. Next है amortization। एमोटाइजेशन मतलब क्या, पहले हम एक बार रीड करते हैं। द एक्सटेंशन, एक्सटिंक्शन और ग्रेजुअल राइटिंग ऑफ लाइबिलिटी और डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो सपोज हमने कोई मशीन ली आज, है ना, फिर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि इसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5वें साल में वो मशीन की वैल्यू खत्म हो गई, जीरो हो गई, तो हम क्या कर लेंगे, हम उसे राइट ऑफ कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, जो हमारी मशीन थी वो एमोटाइज हो चुकी है ना। ऑल राइट, ये एक्सटिंग्विश हो चुकी है, अब ये है ही नहीं, अब ये पूरा स्क्रैप हो चुका है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे एमोटाइजेशन कहते हैं। द एक्सटेंशन और अ ग्रेजुअल राइटिंग ऑफ, हम धीरे धीरे एक एक साल कर करके इसको राइट ऑफ कर रहे थे, इसका डेप्रिसिएशन कट कर रहे थे ताकि फिर ग्रेजुअली वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए वो मशीन, है ना। ऑल राइट, loosely speaking through depreciation of wasting assets, through operating of a sinking fund or purchase fund। ये सेम चीज फंड्स में भी होती है, सेम ये यही वाला जो लॉजिक है ये हम उसमें भी यूज करते हैं ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न क्या है, हम लोग हर साल रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो भी लोग अर्न करते हैं उन्हें रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है ना। तो व्हाट इज दिस, इट इज, ये वाला एनुअल रिटर्न वो है जो एक कंपनी फाइल करती है, ये आरओसी को भी फाइल करती है ना। इट इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय एवरी कंपनी, चाहे आप फॉरेन कंपनी हो जिसका इंडिया में बिजनेस है या फिर अगर आप इंडियन कंपनी हो, आप लोगों को एनुअल रिटर्न ईयरली फाइल करना ही पड़ता है, ठीक है। और ये किसके पास करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये करना पड़ता है, आरओसी के पास, है ना। ऑल राइट, आरओसी के पास करना पड़ता है। स्टेटिंग द पर्टिकुलर सच एज स्टेटस
नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, इंडेटेडनेस। अभी हमारी कंपनी की इतनी उधारी हुई है, ये हमारे शेयर होल्डर्स के नाम है, ये हमारे डायरेक्टर्स के नाम है, इसके साथ आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ऑलराइट, फिर अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 194 पे, जो कि कहता है, फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे हैं, अपील। दो दो लोग थे, दो पार्टीज थी, मैं और आप। हम लोग गए, हमारे झगड़े हो गए, ठीक है, वैसे तो नहीं होने वाले, लेकिन आप ऐसा अज्यूम तो कर सकते हो, हमारे झगड़े हो गए, ठीक है। हम लोग गए कोर्ट के पास कि देखो हमारे झगड़े हो गए, और क्या हुआ कि बहुत सारी बातचीत के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि आप ये केस जीत गए हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगी यार ऐसे कैसे ये लोग केस जीत गए, तो मैं जाती हूँ हायर कोर्ट के पास। ये तो था बेसिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब मैं जाती हूँ हायर कोर्ट के पास। तो जब आप हायर कोर्ट के पास जाते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, अपील कर रहे होते हो, ठीक है, इसे कहते हैं अपील करना। पढ़ते हैं एक बार। अपील इज अ प्रोसेस बाय विच द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज क्वेश्चनड इन अ हायर कोर्ट। जो भी आपका, सपोज आपने कोई डिसीजन पास कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये लोअर कोर्ट वाले ने अच्छे से देखकर डिसीजन पास नहीं किया है, मैं राइट थी, फिर भी इन लोगों के हाथ में केस दे दिया है, इन लोगों को जिता दिया है, आई डोंट नो हाउ, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अपील करना कहते हैं। ऑलराइट, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, ये ना एक कोर्ट का फॉर्म होता है जो आप फाइल करते हो, ठीक है। ये हम कोर्ट क्लर्क के पास फाइल करते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं खुद खुद को रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे हमने ओ माय गॉड मूवी में देखा था। उसके पास कोई वकील ही नहीं था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो बोला कि मैं मेरा केस खुद से लड़ूंगा, है ना। तो वैसे ही आपको उसमें बताना पड़ता है कि आप खुद से लड़ने वाले हो आपका केस, या फिर आपने किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया है ना। ऑलराइट, एक बार हम रीड करते हैं। द ऑफिशियल कोर्ट फॉर्म filed with the court clerk which tells the court that you are representing yourself in a lawsuit or criminal case or that attorney is representing you। आप खुद का केस खुद लड़ने वाले हो, या आपने किसी को अपॉइंट किया गया है ना। आपने किसी को अपॉइंट किया है ना, क्योंकि ये हमें बताना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी तारीख होती है, ये जो सारा सब कुछ कम्युनिकेशन होगा, कोर्ट जो आप तक सारे मेल्स करेंगी, वो आपको कौन से एड्रेस पे करेगी, जो आपने दिया होगा उसमें, है ना। All court notices and calendars will be mailed to the address listed on the form, इसलिए ये जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन क्या होता है, देखो अभी छोटे छोटे झगड़ों के लिए हम कोर्ट के पास जाएंगे क्या, नहीं। तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि देखो कोर्ट में ना बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 14-15 साल लग जाते हैं, उससे अच्छा ना हम लोग एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसेस में हम जाते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, ये भी कोर्ट जैसा ही होता है, इसे भी बहुत सारे लीगल, ये मतलब बहुत सारा लीगल रिकग्निशन मिला हुआ है आर्बिट्रेशन को। इसमें दो पार्टीज जाती है, बोलती है कि हम ये आर्बिट्रेटर को, देखो अगर आपके और आपके भाई या बहन के बीच में झगड़ा हुआ, तो आप लोग क्या बोलते हो, अपन जाते हैं मम्मी के पास, मम्मी को पूछेंगे कि कौन सही था, जो भी मम्मी बोलेगी कि ये सही था, तो उसका ही वो केस हो जाएगा, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आर्बिट्रेटर्स का काम होता है। मम्मी कौन है यहाँ पे, आर्बिट्रेटर है। ऑलराइट, एक बार रीड करते हैं। देखो सारी डेफिनेशन हमें रीड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि फिर हमें थोड़ा सा याद रहे, क्योंकि देखो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बता रही हूँ, लेकिन ये आपको किस चीज में याद रखना है, वो सारे टर्म्स आपको एक बार तो रीड करने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, arbitration क्या है, a quasi judicial arrangement whereby a dispute between parties is resolved by referring it by mutual consent to arbitrators। और फिर आर्बिट्रेटर का जो भी डिसीजन रहा वो हम फाइनल रखेंगे, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है असेट टर्नओवर। देखो जब भी आप आपके सेल्स को डिवाइड करोगे टोटल असेट्स के साथ, उससे क्या बन जाएगा, असेट टर्नओवर। असेट आपको पता है जो भी आपकी फिक्स्ड और करंट असेट्स का टोटल होता है उसे असेट्स कहते हैं। आपका कैश वैश सब आ जाता है उसमें, आपने पढ़ा ही होगा। तो असेट टर्नओवर क्या होता है, जब हम सेल्स को हमारे असेट के साथ डिवाइड करते हैं उसे असेट टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। एसोचेम, एसोचेम क्या है, एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या है, ये एक बॉडी है जो इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है ना। ऑलराइट, इसीलिए ये देखो ये टू वर्ड्स में लिखा हुआ है, एक असो और एक चेम। एसोचेम, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई डोंट नो मेरे वॉइस को क्या हो गया है। अटेस्टेशन का मतलब क्या है, सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा आधार कार्ड है या फिर ये मेरा लाइसेंस है, ठीक है। मैंने उसका जेरोक्स सबमिट किया हुआ है, ठीक है। तो उस पे ना मैं यहाँ पर साइन कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने मेरा साइन कर लिया, और मैं कहती हूँ कि देखो ये मैंने अटेस्ट किया हुआ है, ये मेरा ही है,
ये माना जाएगा कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये 100% सही है, ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरा अटेस्टेशन है, ये मेरा प्रूफ है ना। ऑलराइट, और इसकी कौन लेता है जिम्मेदारी? मैं लेती हूँ। ऑलराइट, इसीलिए आपको पता है आपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जगह सबमिट किए होंगे, जब आप शायद जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे सबमिट करते हैं, हमें उसके साथ बैंक में भी इनफैक्ट हमें उनके साथ ना सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा सब कुछ अटैच करना पड़ता है। उसमें हम क्या करते हैं, वो जेरोक्स में हम लोग नीचे साइन करके फिर वो डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके देते हैं ना। उसे क्या कहते हैं? उसे अटेस्टेशन कहते हैं। रीड करते हैं। अटेस्टेशन इज ऑथेंटिकेशन ऑफ अ सिग्नेचर बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। ये एक जो ऑथराइज्ड पर्सन है इसने टेस्ट किया हुआ है। सपोज ये जो साइन है ये मेरी ऑथेंटिक है, ये कौन देगा? ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है ये हमें कह रहा है कि देखो इसने इसका साइन दिया हुआ है, ये अटेस्टेड है, इसका मतलब है ये जो भी बोल रहा है सच ही बोल रहा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है ऑक्शन। अभी आपको भी पता होगा ऑक्शन कैसे होता है, आपने शायद मूवीज में देखा होगा कि मैंने ना यहाँ पर ये देखो, मैंने यहाँ पर मेरी बॉटल दी हुई है, कितने में जाएगी मेरी बॉटल? तो फिर आप बोली लगाओगे कि दीदी 10 रुपए में, फिर कोई बोली लगाएगा नहीं नहीं ये तो पार्शवी दीदी की बॉटल है तो इसको 50 में हम खरीदेंगे। मैंने क्या किया? मैंने ऑक्शन किया, मैंने सेल किया। जो हाईएस्ट बिड रहेगा, आप में से जो भी बोलोगे कि दीदी हम आपकी बॉटल ना 500 में लेंगे, बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत ही पसंद आई, तो वो क्या होगा, मैं हाईएस्ट बिड को वो चीज सेल कर दूंगी, है ना। इसे क्या कहते हैं? ऑक्शन कहते हैं। ऑलराइट, लेट्स रीड इट। अ पब्लिक सेल कंडक्टेड बाय द ऑक्शनर, मतलब कि मैं, in which the goods are given away to the highest bidder at the fall of a hammer। वो हैमर ऐसे नहीं बजाते, एक, दो, तीन, है ना, वही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मतलब क्या? जब आप लोगों की लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा हो जाए कि आप पैसे चुका ना पाओ, आप क्या कहते हैं उसे, दिवाला निकल गया जिसे हम कहते हैं, वही होता है बैंक्रप्सी। ऑलराइट, रीड करते हैं। a legal condition where a person or a business in which liabilities exceed the assets and the debtor is unable to repay amounts owed। मैंने आपसे उधारी ली थी 500 रुपीज की, आप बोलोगे दीदी आपके पैसे कहाँ है, हमने तो आपको इतने भरोसे से दिए थे हमारे पैसे। मैंने बोला कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपके पास मेरे पास कुछ भी नहीं है सेल करने के लिए, मैं आपको नहीं चुका सकती आपके पैसे। तो फिर ये क्या हो गया कि मैं आई एम बैंकरप्ट। ओके, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैविएट एम्प्टर। ये ना इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, ठीक है, तो ये आपको स्टार स्टार मार्क कर लेना है, 2 स्टार। लेट द बायर बीवेयर। ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है, इसका लिटरल मीनिंग है लेट द बायर बीवेयर। अभी आप ऐसे हर बार नहीं बोल सकते हो कि आपने तो ये ले लिया, आप कस्टमर हो और आपका ये राइट है। नहीं, कैविएट एम्प्टर का मतलब है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आपने क्या खरीदा है ना। आपको सेटिस्फाइंग फील होना चाहिए तभी आप वो खरीदो, नहीं तो आप मत खरीदो। खरीदने के पहले उसकी क्वालिटी और उसकी कंडीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप खरीदना, ऐसा, ठीक है। ओके, लेट्स रीड इट। A legal doctrine literally meaning let the buyer beware। ये आपको लर्न करना है, let the buyer beware। caveat emptor का मतलब ही क्या है? let the buyer beware। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं what does caveat emptor mean, आपको लिखना है let, लिखना नहीं, I mean चूज करना है let the buyer be aware of what he is buying and satisfy himself about the quality and condition of what he is buying। आपको पता होना चाहिए कि आपने अच्छा क्वालिटी का लिया है या नहीं, आपको सारी कंडीशंस पता है या नहीं, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है कोलैटरल। कोलैटरल मतलब क्या? देखो मैंने ना बैंक से लोन लिया और अभी भी हम एक बार रीड करते हैं। अ सिक्योरिटी जनरली इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड ऑफर्ड इन एडिशन टू दोज ऑलरेडी फर्निश्ड। मैंने ऑलरेडी तो मेरी एक जमीन उसके साथ गिरवी की ही थी, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ रही थी या उन्हें और ज्यादा चाहिए था। जैसे अगर हमें 100 करोड़ का लोन चाहिए तो हम अगर उनको 100 करोड़ की जमीन देंगे तो वो हमको क्या 100 करोड़ का लोन देंगे? क्या नहीं। अगर हम उनको 100 करोड़ की जमीन देंगे तो हार्डली वो हमें 70 करोड़ का देंगे, तो हमें उनसे ज्यादा ही देना पड़ता है। जो भी हम अमाउंट का हमें लोन देना होता है उससे ज्यादा ही चीज हमें गिरवी रखनी पड़ती है। ऑलराइट, तो उसे क्या कहते हैं? कोलैटरल कहते हैं, जो हमें एडिशन में उनको देनी पड़ती है फिक्स्ड एसेट। ऑलराइट, नेक्स्ट है कंसोर्शियम। अभी देखो बहुत सारी बैंक की कंपनीज मिल जाती है। सपोज मुझे लोन चाहिए 1,000 करोड़ का, ठीक है दीदी आप इतना बड़ा चीज क्या बना रहे हो? अरे मैं बना रही हूँ यार, मैं आपको क्यों बताऊँ, फिर नहीं तो आप बना लोगे ना। तो मुझे चाहिए लोन 1,000 करोड़ का। अब वो बैंक के पास में जाती हूँ, मैंने बोला मेरे पास है 1,000 करोड़ की असेट, आप वो गिरवी रख लो और मुझे 1,000 करोड़ का लोन दे दो। वो बोलेगा कि हमारे पास नहीं है इतने पैसे। तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारी बैंक्स एक साथ आ जाती है
कोई 50 करोड़ का लोन दे रही है, कोई 100 करोड़ का दे रही है, ऐसे सब लोग मिलके क्या बनाते हैं, कंसोर्शियम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं बैंक्स का, और फिर मुझे पूरा पूरा लोन देते हैं, सारी बैंक्स का थोड़ा थोड़ा, है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे एसोसिएशन कहते हैं, उसे कंसोर्शियम कहते हैं। ठीक है, एक बार रीड करते हैं। एंड an association of companies formed for the purpose of undertaking a particular activity। अभी सपोज ये लोन वाला एग्जांपल था और मैंने बैंक का एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए अगर कोई कंपनीज एक साथ आ जाती है, एक एसोसिएशन में आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, कंसोर्शियम कहते हैं। ऑलराइट, there may be no other connection between the companies outside the scope of activities. It is usually to share the limited sources and risks associated with the activity undertaken। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक बैंक के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे 1000 करोड़ दे दे, और फिर अगर उसने मुझे दे भी दिए, उसके पास अगर इतने पैसे भी है, तो उसको रिस्क कितना बड़ा हो जाएगा कि यार अगर इसने दिवाला निकाला ना तो फिर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है कन्विक्शन। व्हाट इज कन्विक्शन? अगर हमें पता चल गया कि ये जो पर्सन है इसने ये क्राइम किया है, उसे कहते हैं कन्विक्शन। ऑलराइट, टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। हमें पता चल चुका है कि आपने ये क्राइम किया हुआ है, ठीक है, मुझे पता चल चुका है कि आपने चीटिंग की, अब हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिसिल। क्रिसिल क्या है, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसे कहते हैं, ये जो सारी कंपनीज होती है ना उनको क्रेडिट रेटिंग देती है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है लोन पे करने में, आपकी कंपनी ने सारे लॉज कंप्लाई किए हुए हैं, ऐसी सारी उसको उसके बेसिस पे रेटिंग मिलती है। ठीक है, आपकी कंपनी का जो स्टॉक, जो शेयर था वो ऐसा है वैसा है। ठीक है, सो दिस इज अ क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। देखो गाइस, जितने भी ज्यादा ऐसे शॉर्टकट्स नहीं बोल सकते इसको, जितने भी एक्रोनिम्स है ना, ये सारे क्रिजल, क्रिसिल, और ऊपर भी एक था वो एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स का वो वाला, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है क्योंकि आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं ना। क्या है क्रिसिल? क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी आपको चार ऑप्शंस दे देंगे, व्हाट इज क्रिसिल करके, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर सेकंड ऑप्शन रहेगा क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फो सर्विसेज ऑफ लिमिटेड, कहीं लिमिटेड आएगा कहीं नहीं आएगा, ऐसा तो आपको ये याद रखना है। क्या है क्रिसिल? क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक एजेंसी है। ठीक है, ऑलराइट, CRR, ये है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? इट इज नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट इंडिकेट्स द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स अपार्ट एज अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी। देखो, मैं एक बैंक हूँ, ठीक है, अब मैं बैंक हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, है ना, लेकिन मैंने तो सबको पैसे बांट दिए, बहुत सारा मैंने तो लोन ही दे दिया, लेकिन क्या बोलता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि आपको थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा रिजर्व ऐसे भी रखना पड़ेगा जो कि आपको परमानेंटली आपके पास रखना है, वो आपको एज अ लोन नहीं देना है ना। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये थोड़े थोड़े टाइम में एक ऐसा परसेंटेज इशू करते रहता है कि आपको इतना परसेंट तो भी कैश रिजर्व रेशियो रखना ही पड़ेगा, इतनी कैश तो आप लोगों के पास होनी चाहिए, ऐसा। दिस इज व्हाट कैश रिजर्व रेशियो। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डीड पे, पेज नंबर 199। डीड क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में है, साइंड है, सील्ड है, डिलीवर्ड है, उसे क्या कहते हैं? उसे डीड कहते हैं। ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है प्रोफेशनल में, ये सारी जो डीड्स होती है ना, ये आप ही को ड्राफ्ट करनी है आगे चलकर, है ना। चलो फिर पढ़ते हैं। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, साइन, सील्ड एंड डिलीवर्ड बाय द पर्सन मेकिंग द डीड। सपोज मैं डीड बना रही हूँ, मैंने पूरी डीड बनाई कि देखो ये कंपनी और ये कंपनी के बीच में और ये ऐसा एक अग्रीमेंट होता है कि हम लोग आप लोगों को ये माल प्रोड्यूस करेंगे इतने महीनों के लिए यही प्राइस पे, है ना, तो ये क्या है? ये एक डीड है। ऑलराइट, इस पे सारी साइन होती है, फिर इस पे कि किस 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 ने ये डीड में इन्वॉल्व है उनका सारा नाम होता है, सब कुछ डिटेल होती है उसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट है डीमर्टलाइजेशन। देखो, हमारी जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते हैं उसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? डीमर्टलाइजेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सिक्योरिटी पेपर्स और सच एज फिजिकल शेयर्स। ये डेफिनेशन शायद थोड़ी सी अधूरी है। इसका मतलब क्या है कि आप जब कोई भी शेयर्स, कोई भी फिजिकल फॉर्म में अगर कोई शेयर्स है, कोई सिक्योरिटी का पेपर है, कोई डिबेंचर्स है, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे कहते हैं डीमर्टलाइजेशन। ऑलराइट, next है depository, the system of organization which works through registered members called depository participants to maintain records of securities in electronic form or dematerialized form. Transactions in such shares are recorded immediately by the depository participants in the accounts of the shareholders who hold the shares in digital
डीमोरलाइज फॉर्म। दीदी कुछ नहीं समझा। देखो डिपॉजिटरी क्या होता है, ये ना ऐसा आप समझ लो कि ये एक डेटाबेस है, ठीक है। ये डेटाबेस है जहाँ पर जो सपोज मैं हूँ शेयर होल्डर, ठीक है, ये मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं देती हूँ मेरे शेयर्स जो फिजिकल फॉर्म में थे वो एक डीपी को देती हूँ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देती हूँ। वो डीपी मेरे को क्या देता है, वो डीपी मेरे को देता है कि ठीक है मैं आपके जो शेयर्स है ये ले लेता हूँ और मैं आपके जगह पर ये सारे शेयर्स को कन्वर्ट करके मैं उसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन जाता हूँ और आप इसके बेनिफिशियल ओनर हो। जो हम है हमें बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है और ये जो होता है ये कहाँ होता है, ये एक डिपॉजिटरी में होता है। यहाँ पे डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स की एंट्री कराई जाती है, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये डीपी के नाम पे, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, आप होगे, है ना। आ जाते हैं हम नीचे, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी का मतलब बहुत ही सिंपल है लेकिन ये एक एक्रोनिम है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो भी आपका अर्निंग आया, ऐसी पूरी ना एक ये होती है सेल्स में से माइनस होता है ये वो उसके बाद बहुत सारी वर्किंग्स के बाद आता है आपको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। सेम विद एबिटा। एबिटा का मतलब ये होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, मतलब अभी तक आपने डिप्रिसिएशन को भी माइनस नहीं किया है, ऊपर वाले ने ऊपर वाले में आपने डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एस्क्रो पे। अब एस्क्रो मतलब क्या होता है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट केप्ट इन द कस्टडी ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमने थर्ड पार्टी के पास रखा है, टेकिंग इफेक्ट और मेड अवेलेबल ओनली व्हेन सम कंडीशंस आर सैटिस्फाइड और सम पीरियड ऑफ टाइम हैज लैप्स्ड। देखो सबसे इजी एग्जांपल एस्क्रो का क्या है, मैं हूँ छोटी बच्ची, मैं हूँ माइनर, ठीक है, और मेरे जो सारी प्रॉपर्टी है वो एक गार्डियन को दी हुई है मिस्टर एस ने, ठीक है। लेकिन उसमें ये कंडीशन थी कि अगर मैं 18 इयर्स की हो गई तो जितना भी इनके पास है थोड़े टाइम के लिए जो हमने दिया था वो फिर से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ही मतलब होता है एस्क्रो। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फेस वैल्यू पे। व्हाट इज फेस वैल्यू, हमारे शेयर की कीमत 10 रुपए है, पर दीदी आपका शेयर तो 100 रुपए का दिख रहा है हमें स्टॉक एक्सचेंज पे। ये हम कब डिसाइड करते हैं, जब हम न्यू न्यू हमारी कंपनी बनाते हैं तभी हम इसको डिसाइड करते हैं। और वैल्यू एविडेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ यूजुअली मींस द अमाउंट प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ अ सिक्योरिटी एज अपोज टू इट्स मार्केट वैल्यू। देखो हो सकता है मेरे जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए है लेकिन उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 ही रुपए है। उसको हम कितने में बेच सकते हैं, 10 रुपए के ऊपर ही बेचना पड़ेगा, इसका तो सिंपली यही मतलब है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू को और क्या बुलाते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बुला सकते हैं, विच में बी हायर और लोअर देन द मार्केट वैल्यू। इससे हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है, बट लोअर यूजुअली कभी होता नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, फेमा क्या है, फेमा आपको एक एक्ट आएगी जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो जब भी हम विच रिप्लेस एंड इज कंसिडर्ड मोर लिबरल, आपको सिर्फ फेमा क्या है ये याद रखना है। फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या है, जब हम फॉरेन से पैसा आने देते हैं या फिर हम फॉरेन में पैसा भेजते हैं तो ये जो रेगुलेट करता है ये कौन सा एक्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट करता है, ठीक है। FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है फिड्यूशरी पे। फिड्यूशरी मतलब क्या, मैंने आप पे भरोसा किया हुआ है। हम लोग जो रिलेशन होल्ड करते हैं ये एक ट्रस्ट का रिलेशन होल्ड करते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं, फिड्यूशरी कहते हैं। तो ये आपकी फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, फिड्यूशरी बॉन्ड है आपका, ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप ही कहते हैं एक्चुअली। ओके, fiduciary means imposing the obligations of trust. A fiduciary relationship imposes a legal as well as moral relation. देखो अगर आपका moral character मतलब आपको ये वाली ड्यूटी दी गई कि देखो मैं आपको ये 100 करोड़ का हीरा दे रही हूँ, आपको जाके ये मेरे बच्चों को देना है, ठीक है। तो फिर आपका ना मन डगमगा जाता है कि 100 करोड़ का है मैं लेके भाग जाऊँ तो ऐसा। लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ लीगली हैम्पर नहीं होगा, आप लोगों के बीच में इतना ट्रस्ट था तो ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाकर वो चीज हैंड ओवर कर दो, है ना। सो दैट इज नथिंग बट फिड्यूशरी। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। सपोज हमारी कंट्री का हमें अगर डॉलर चाहिए तो हम कितने रुपए देंगे तब हमें डॉलर मिलेगा, 60 रुपीज, राइट। तो ये क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ऑलराइट, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर, ठीक है।
नेक्स्ट है फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पार्टी अग्रीज टू डिलीवर एट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, a contract where a party agrees to deliver at a specified future time, इसको आप अंडरलाइन कर लो, specified future time, a certain amount of specified securities at an agreed rate। मैंने अभी से ही डिसाइड कर लिया कि मैं आपको फ्यूचर में ये वाली जो मेरी सिक्योरिटी है ये मैं आपको दूंगी यही प्राइस पे, भले ही चाहे आगे चल के इसकी प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से हम ये डिसाइड करते कि ये वाली डेट को मैं आपको ये सिक्योरिटी इतने प्राइस पे दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है फॉरवर्ड डिलीवरी। फॉरवर्ड डिलीवरी अ टर्म इम्प्लाइंग दैट गुड्स ट्रांजैक्टेड विल बी डिलीवर्ड एट अ फ्यूचर डेट। सपोज आपको पता है ऑलरेडी कि मैंगोज ना समर में बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो आपने विंटर में ही उसके साथ ये कर लिया कि देखो आपको मुझे ये गुड्स देने पड़ेंगे, वो भी ये वाली डेट को, फ्यूचर डेट को, और यही पैसों में देने पड़ेंगे। तो फिर वो आपने पैसे तो अभी दे दिए लेकिन वो आपको गुड्स कब देंगे, समर में देंगे, है ना। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब अ कोर्ट ऑर्डर यूज्ड टू ब्रिंग अ पर्सन फिजिकली बिफोर अ कोर्ट। वो एक रिट फाइल करेंगे हम लोग कोर्ट में जिसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस, कि उसने इतना भी नहीं किया कि आप उसको इतना सारा पनिश कर रहे हो, है ना, और उसने सही में किया भी है या नहीं ये भी हमें क्वेश्चन है ना। ओके, अ कोर्ट ऑर्डर, इसे कोर्ट ऑर्डर ही कहा जाता है, इसे एक रिट कहा जाता है ना। Used to bring a person physically before a court in order to test the legality of the person's detention। जो उसे डिटेन किया गया, क्या उसका डिटेंशन वैलिड भी था, क्या उसको करना भी चाहिए था, या ऐसे ही कर दिया, है ना। Usually it is directed to the official or person detaining another, commanding him to bring the person to court for the judge to determine। ठीक है चलो उसने क्राइम किया लेकिन आप उसको इतना ज्यादा भी बांध कर नहीं रख सकते हो, इतनी ज्यादा भी सजा नहीं दे सकते हो जो उसने क्राइम किया भी नहीं है उस चीज की, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है हेज। आगे चल के आपको हेबियस कॉर्पस बहुत पढ़ना है और, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हेज। सपोज मुझे ऑलरेडी पता है कि बहुत सारा ना हमें आगे चलकर नुकसान होने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अभी से ही हेज करती हूँ। अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे पता है आगे चलकर ना जो डॉलर के रेट्स है वो बहुत ज्यादा गिरने वाले हैं, ठीक है, तो अभी मैं वो जो मेरे सारे डॉलर्स है वो सेल तो नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑलरेडी उसका रिस्क थोड़ा सा हेज करके रखती हूँ, रिड्यूस करके रखती हूँ। तो मैं ऐसे वेज ढूंढूंगी जिससे मैं ये रिस्क को रिड्यूस कर सकूं, कि हो भी सकता है क्योंकि ये नहीं भी हो सकता है ना। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने सब कुछ बेच दिया और फिर हुआ ही नहीं वो, है ना। ऑलराइट, रिड्यूसिंग द रिस्क बाय टेकिंग अ पोजीशन व्हिच ऑफसेट्स, नलिफाई कर देना, है ना, एन एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेटेड एक्सपोजर इन फाइनेंशियल ऑपरेशंस। हमें अगर फाइनेंशियल कोई नुकसान होने वाला है तो उसे ऑफसेट कर देना, नलिफाई कर देना, नील कर देना, या फिर कम कर देना जो भी हमारा रिस्क था उसको, है ना, उसे कहते हैं हेज, हेज करना। नेक्स्ट है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब क्या, मैंने गिरवी रखा मेरा रियल डायमंड का सेट, ठीक है, इसके बदले में मुझे मिले पैसे, ठीक है। तो ये जो गिरवी रखना है मूवेबल प्रॉपर्टीज का या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, इसे क्या कहते हैं, इसे हाइपोथिकेशन कहते हैं। यूजुअली ये मूवेबल प्रॉपर्टीज का होता है, ठीक है। द एक्ट ऑफ प्लीडिंग और मॉर्गेजिंग मूवेबल और इमूवेबल असेट्स, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडेमनिटी पे। A contractual obligation to compensate some other person in the event that a loss is suffered by them। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी की गारंटी लेती हूँ कि भाई ये तेरा नुकसान नहीं कराएगा, तू मैं अगर इसने तेरा नुकसान करा, अगर इसने तुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो आपने मेरे बात पे रिलाई करके सामने वाले को आपके पैसे दिए, अभी सामने वाले ने किया घोटाला, उसने आपको पैसे रिटर्न नहीं किए, तो आप क्या करोगे, आप मेरे पास आओगे, दीदी आपने हमें बोला था कि वो सामने वाला ऐसा नहीं करेगा पर उसने किया, तो फिर अब आप ही हमें पैसे दो तो मैं आपको पैसे दूंगी। ये इसे क्या कहते हैं, इसे इंडेमनिटी कहते हैं। ऑलराइट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू कंपेंसेट। जो लॉस आपको होने वाला था, मैंने पहले वो लॉस की गारंटी ली थी तो मैं आपको इंडेमनिफाई करके दूंगी, मैं आपको वो पैसे की भरपाई करके दूंगी, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो अभी कंपनी के अंदर ना बहुत सारी ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन चलती है जो बहुत सारे एम्प्लॉयज को पता होती है। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सामने लीक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें ये रेगुलेशंस होते हैं जिससे हमारी जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो कोई और अंदर का ही पर्सन बाहर लीक ना कर दे। नहीं तो फिर क्या होगा, बाहर वाले को बहुत फायदा हो जाएगा। अगर हम अभी से ही, हम अभी कंटेम्पलेट कर रहे थे कि हम लोग ना डिविडेंड बांट देते ऐसा वैसा वैसा, लेकिन कंपनी की कोई पर्सन ने बाहर जाकर बोल दिया और उसने इतने सारे शेयर्स खरीदे तो उसको कितना सारा प्रॉफिट हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग।
Trading in a company shares by a person connected with and having access to sensitive, unpublished and confidential information. ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत सेंसिटिव है, जिससे प्राइस हाई लो हो सकती है, या फिर जो अनपब्लिश्ड है, अभी तक पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, या फिर बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको लीक नहीं करना है। और अगर आपने ये लीक की तो उसे क्या कहते हैं, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटैंजिबल असेट पे। इंटैंजिबल असेट मतलब क्या है? गुडविल, जो हम देख नहीं सकते, है ना। ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है कि हमने किसी को हम दे नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते। व्हाट इज दिस? इट इज इंटैंजिबल असेट। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ड्रिंग पे। व्हाट इज लॉन्ड्रिंग? द प्रोसेस ऑफ पासिंग फंड्स थ्रू अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सपोज मेरे पास है 10 करोड़, ठीक है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए है। मैं क्या करती हूँ, ये जो इतना सारा रुपए है मेरे पास, कैश है मेरे पास, मैं थोड़े के प्लॉट्स ले लेती हूँ, थोड़े पैसे मैं मेरे फ्रेंड को दे देती हूँ, फिर थोड़े पैसे मैं रियल एस्टेट में डाल देती हूँ, थोड़े पैसे गोल्ड में डाल देती हूँ, फिर ये सारे पैसे तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए, अब जो गोल्ड के पैसे वो और कहीं डाल देती हूँ। ऐसे अलग 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 जगह पर आई एम पासिंग द फंड्स बहुत सारे ट्रांजैक्शन के थ्रू। फिर मैंने फिर से वो बेचे, फिर मैंने फिर से कुछ और चीज में उसे इन्वेस्ट किया। ऐसे बार बार बहुत सारे ट्रांजैक्शन में वही की वही चीज से कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि देखो कहाँ से पैसा आया ये आपको पता ही नहीं चलना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? लॉन्ड्रिंग करना कहते हैं। इससे आपको आपकी इनकम हाइड करनी है, ऐसा आप इसीलिए इतना सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, है ना। ऑलराइट, द प्रोसेस ऑफ पासिंग फंड्स थ्रू अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विद द इंटेंशन टू कंसील देयर ओरिजिन। आपको पता ही नहीं चलने देना कि हमको ये 10 करोड़ आए कहाँ से, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पे। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ अ कंपनी। देखो, मेरी कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसका क्या मतलब है कि मैंने आपको मेरे जो शेयर्स दिए हैं वो 10 रुपए के दिए हैं, तो आपके पास उतनी ही लाइबिलिटी, वो 10 रुपए की ही आपकी लाइबिलिटी। आपको अगर कल चल के 10,000 करोड़ की जो कंपनी है, अगर रिलायंस का दिवाला निकल गया फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, बट फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या आप उसको 10 करोड़ देने वाले हो? नहीं, आपके तो शेयर सिर्फ 10 रुपए के थे, तो आप सिर्फ 10 रुपए के लिए लायबल हो, है ना। ऑलराइट, उसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है लिक्विडेटर। देखो, अगर मेरी कंपनी वाइंड अप हो रही है, अगर मेरी कंपनी बंद पड़ रही है, बंद हो जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए मैं लीगल प्रोसीडिंग्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती हूँ। वो देखेगा कि कितनी असेट्स है, जितनी भी असेट्स है वो उसको सेल करेगा, और फिर जितने भी पैसे आए उससे वो सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। उसे क्या कहते हैं? लिक्विडेटर। मतलब लिक्विडेशन प्रोसेस में लिक्विडेटर ये सब करता है ना, वो पर्सन को लिक्विडेटर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीए पे। एमसीए हमारा भगवान है। एमसीए पे हम हमारी सारी चीजें फाइल करते हैं, इसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए की वेबसाइट भी है जहाँ पर हम लोग सब कुछ फाइल करते हैं, वो हमारा ही काम होता है ना। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या है? कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है, जिसमें लिखा है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी के शेयर्स कितने हैं, ये सब कुछ जिसमें लिखा होता है, ये है जो हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास हमने हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया था, तब हमने उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। ऑलराइट, so what is memorandum of association? A fundamental document which contains the provisions of the company's constitution, which is to be filed with the registrar of companies at the time of incorporation of a company. It states the name of the company, its objectives and the amount of capital. देखो, अमालगमेशन और मर्जर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अमालगमेशन में भी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक साथ आ जाती है, मर्जर में भी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अमालगमेट हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो पहले का नाम था आप वो भी रख सकते हो, है ना, या फिर वो नाम का जो थोड़ा सा पार्ट है आप वो भी रख सकते हो। सपोज जॉनसन एंड जॉनसन की बहुत ज़्यादा गुडविल है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने भले ही अलग कर दी हमारी कंपनी, हमने किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर दी, लेकिन हमारा जो नाम है वो हमें पुराना ही रखना है, तो उसे क्या कहते हैं? मर्जर करना कहते हैं। द amalgamation of two or more entities which were previously separate, usually to achieve greater viability and control. The new entity may retain the old name in full or in part, therefore thereof for reasons of goodwill, goodwill की वजह से, है ना, क्योंकि हमारा गुडविल इतना अच्छा था। ऑल राइट, नेक्स्ट है एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। उसके बाद है एनवाईएससी, जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ऑल राइट, हाँ, अभी आ जाते हैं प्लेंटिफ पे। ये वो पर्सन होता है जिसने केस किया होता है सामने वाले पे, ठीक है, और जिस पे केस किया है उसे डिफेंडेंट कहते हैं।
देखो मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने आप पे केस किया कि आप ना मेरे मेरे लेक्चर्स देखते देखते फ़ोन यूज़ करते हो, तो मैंने आप पे केस कर दिया, ठीक है। दीदी आप ऐसे करोगे क्या? हाँ यार मैं तो ऐसे ही करूँगी। मैंने आप पे केस कर दिया क्योंकि आप मेरे लेक्चर्स देखते देखते फ़ोन यूज़ करते हो। तो फिर मुझे क्या बुलाया जाएगा? मुझे प्लेंटिफ बुलाया जाएगा, या फिर मुझे पिटिशनर बुलाया जाएगा, या फिर कंप्लेनेंट बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो सामने वाला है, जो आप हो, उसे क्या बुलाया जाएगा? डिफेंडेंट, ठीक है। ऑलराइट, द पर्सन हु सूज और स्टार्ट्स अ सिविल केस इज कॉल्ड एज पिटिशनर और कंप्लेंट, या फिर प्लेंटिफ। प्लीडिंग्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, रीजॉइंडर आता है, रिटन स्टेटमेंट आता है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम कोर्ट को फाइल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लीडिंग्स कहते हैं। इतने सारे होते हैं, वो आपको आगे पढ़ने के लिए आएंगे। मैंने तो ये लॉ में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, तो आई नो। ओके, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? जब भी हम हमारी कंपनी का हम इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लाते हैं, या फिर हम हमारी कंपनी के शेयर्स लिस्ट नहीं, हाँ लिस्ट कराने के लिए जब हम हमारे शेयर्स का इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं, तो फिर हम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी कॉलेज में ज्वाइन करना होता है, तो फिर वो हम वहाँ से क्या लेते हैं? ब्रोशर लेते हैं। वैसे ही ये क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टस होता है। इसमें क्या लिखा होता है कि कंपनी इनवाइट कर रही है सारे पब्लिक को कि अगर उनको ये कंपनी के शेयर्स चाहिए तो, है ना। ऑलराइट, और डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक इशू ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। हमने हमारा आईपीओ निकाला है या फिर एफपीओ निकाला है, और हमें चाहिए कि आप हमारे शेयर्स को, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। इट लिस्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ इन्वेस्टर्स। और ये इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा ना कि अच्छी कंपनी है या नहीं है? तो फिर वो क्या करेंगे? वो ये जो पब्लिक ऑफर का ये जो डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, इसमें देखेंगे कि कंपनी का कितना ज़्यादा, उनका क्या विजन है, क्या रिस्क है, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब जो आप लोग अटेंडेंस लगवाते हो ना आपके कॉलेज में, ऐसे बोलते हो ना आपके फ्रेंड्स को, मेरी प्रॉक्सी लगा देना, उसे ही कहते हैं प्रॉक्सी लगाना। मतलब जो आपके जगह पे, क्योंकि आप नहीं हो, आपके जगह पे आपके जैसे एक्ट कर रहा है, जो सारे राइट्स आपको दिए गए हैं वो सारे राइट्स वो कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं। आप एक बार हम रीड करते हैं। देखो मीटिंग्स, यूजुअली जो शेयर होल्डर मीटिंग्स होती है, उसमें अगर सपोज मेरी मीटिंग मुंबई में कंडक्ट हो रही है, लेकिन सिर्फ मुंबई के लोग वहाँ आ सकेंगे ना। जो लोग दिल्ली में हैं, जो लोग हरियाणा में रहते हैं, या फिर जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, वो लोग तो नहीं आ सकेंगे। वो लोग क्या बोलेंगे कि हमारा मुंबई में बंदा है, हम उसको ही बोल देते हैं, वो जाके आ जाएगा, है ना। उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सी करना कहते हैं। one who acts on behalf of another, one who acts on behalf of another, usually used to denote a person authorized by a member of a company to be present and vote on his behalf, प्रेजेंट होने के लिए या उसके behalf पे वोट करने के लिए। नेक्स्ट है quorum। मिनिमम नंबर, देखो कभी भी जनरल मीटिंग या फिर कोई भी बोर्ड मीटिंग तभी स्टार्ट होती है जब मिनिमम quorum प्रेजेंट होता है, मिनिमम लोग प्रेजेंट होते हैं। क्या एक ही जन मीटिंग करेगा क्या? नहीं भाई। तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है, तभी हम बोलते हैं कि कोरम आ चुका है ना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट अ मीटिंग एट अ बिजनेस, ठीक है। आ जाओ नीचे, आ जाते हैं रॉयल्टी पे। पेमेंट मेड टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर परमिशन ऑफ इट्स यूज। हम म्यूजिक को रॉयल्टी पे कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका म्यूजिक यूज किया है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेबी। ये भी एक एक्रोनिम है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बोर्ड, आपको आगे भी आएगा, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है सब्रोगेशन। अभी यहाँ पर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप और आपका भाई है, ठीक है। आप आपके भाई को बोलते हो कि प्लीज मुझे 10 रुपए तू दे दे, अभी के दे दे, मैं तुझे बाद में रिटर्न कर दूंगी। तो फिर वो आपका भाई बोलता है नहीं तू कुछ रिटर्न रिटर्न करती नहीं है, तू भूल जाती है। तो आप आपकी मम्मी को बोलते हो कि प्लीज इसको बोलो अभी के लिए दे दे, बाद में मैं इसको दे दूंगी। तो आपकी मम्मी बोलती है देख बेटा, अभी के लिए इसको दे दे, अगर इसने नहीं दिए तो आगे चल के मैं तुझे दे दूंगी, है ना। तो क्या हुआ कि आपने नहीं दिया आपके छोटे भाई को पैसे। अब आपका छोटा भाई किसके पास जाएगा? वो जाएगा इसके पास, आपकी मम्मी के पास। मम्मी आपने बोला था कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मुझे आप पैसे दोगे, तो अभी आप दो, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। आपकी मम्मी ने 10 रुपए दे दिए। अब आपकी मम्मी आपको क्या बोलेगी कि बेटा मैंने इसे 10 रुपए तो दे दिए, अब तू मुझे मेरे 10 रुपए दे। तूने बोला था कि तू इसको देगी लेकिन तूने दिए नहीं, है ना। तो ये क्या होता है? ये सब्रोगेट करना होता है। आपके भाई की जगह अब आपकी मम्मा आ गई। अब आपको आपके भाई की जगह आपके मम्मी को 10 रुपए देने, है ना। उसे कहते हैं सब्रोगेशन। द लीगल प्रिंसिपल दैट एंटाइटल्स एन इंश्योर्ड ओनली द एक्चुअल लॉस सस्टेन्ड इन केस ऑफ प्योर इंडेमनिटी। मैंने आपको इंडेमनिटी दी थी, मैंने तेरा गारंटी दिया था, मैंने तेरे पैसे भी चुका दिए, लेकिन अब तू मुझे पैसे दे।
नेक्स्ट है टेक ओवर। अगर हम कोई कंपनी को खरीद लेते हैं, कंपनी के मेजर शेयर्स खरीद लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टेक ओवर करना कहते हैं। द एक्विजिशन ऑफ अ कंट्रोल ऑफ अ कंपनी बाय अनदर कंपनी अचीव्ड बाय द परचेस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स। हमने इसके सारे शेयर्स खरीद लिए, हमने इसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए, हमने इसके 55% शेयर्स खरीद लिए, तो हम क्या बन गए? हमने इसे टेक ओवर कर लिया और हम अब इसके ओनर बन गए, है ना? ऑलराइट। नेक्स्ट है टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे एक ऐसा टाइम होता है स्टैट्यू के अंदर, वो लॉ के अंदर, जहां पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपके कमाई पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ना, उसे टैक्स हॉलिडे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉट पे। व्हाट इज टॉट? टॉट एक क्राइम नहीं बोल सकते, क्राइम बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है। टॉट का मतलब है जो गलत चीज आपने की है उसे टॉट कहते हैं। क्राइम अलग होता है, क्राइम सीरियस टाइप का होता है, टॉट थोड़ा लेस सीरियस होता है ना। तो अ सिविल इंजुरी और रॉन्ग टू समवन एल्स और प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी के साथ या किसी की प्रॉपर्टी के साथ कोई गलत चीज की है, कोई गलत व्यवहार किया है, उसे कोई नुकसान पहुंचाया है, तो उसे क्या कहते हैं? टॉट कहते हैं। नेक्स्ट है TRAI। जैसे कि मैं आपको बोला था कि इसमें सारे एक्रोनिम्स इंपॉर्टेंट है। टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रेसपास पे। व्हाट इज ट्रेसपास? जब हम किसी और के प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं उसके परमिशन के बिना, उसे क्या कहते हैं? ट्रेसपास करना कहते हैं, और ये पनिशेबल है ना। टू एंटर समवन्स लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन। उनकी परमिशन भी नहीं थी, और वो कोई भी चीज हो सकती है। सपोज हमने ना, हमारा जो कुत्ता था बहुत ही डेंजर कुत्ता था, हमने ना हमारे बाजू के घर में डाल दिया उसको। हमारे बाजू के घर में सब लोग एक नंबर के फट्टू थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। तो ये क्या है? ये ट्रेसपास करना है। इसे क्या कहते हैं? ट्रेसपास करना कहते हैं कि आप किसी और की प्रॉपर्टी या किसी और के लैंड में ऐसे उनके परमिशन के बिना नहीं घुस सकते हो, या कोई और चीज को नहीं डाल सकते हो, है ना। ऑलराइट। वो पनिशेबल होता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं विंडो ड्रेसिंग पे। विंडो ड्रेसिंग भी इम्पॉर्टेंट है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आपने जो आपकी बैलेंस शीट थी, जो आपके स्टॉक्स थे, जो आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसको ऐसे ड्रेसअप कर कर बता रहे हो, इतना फैंसी बता रहे हो कि इससे ऐसे लगे कि हाँ हाँ भाई, ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसने तो बहुत अच्छे से अपने स्टॉक्स को हैंडल किया है, बहुत अच्छे से अपने फंड्स को मैनेज किया है, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया है, ये सब कुछ, है ना। इसे क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग करना कहते हैं। जो हम हमारे शेयर होल्डर्स को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं ना, क्योंकि हमें उनको रिपोर्ट बतानी पड़ती है कि देखो हमने इतने का सेल किया, इतने का हो किया। तो हम क्या करते हैं? 31 मार्च के पहले पहले ही सारे ट्रांजैक्शन ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं कि इससे ऐसे लगे कि हमने बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा सब चीजें की है ना। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। एक मेक ओवर दे देना, मेन्यूवर मतलब मेक ओवर दे देना। कंपनीज एक मेक ओवर दे देती है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या फिर उनके फंड्स को, उनके स्टॉक होल्डर्स को इम्प्रेस करने के लिए। ऑलराइट। लास्ट है रिट। रिट एक डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इशू करता है, जिसमें ये लिखा होता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसे ये करना है या उसे ये नहीं करना है। ये एक स्पेसिफिक एक्ट होता है जो कोर्ट बताता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे ना 5 टाइप के रिट्स होते हैं, जिसमें हेबियस कॉर्पस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, वो भी आया था। फिर मैंडामिस होता है, और भी ऐसे 2-3 है, प्रोहिबिशन। ये सारे क्या है? ये सारे रिट्स है। रिट क्या है? रिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इशू करता है। कोर्ट क्यों इशू करता है? ये बताने के लिए कि देखो, ये जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मतलब जो डिफेंडेंट है, मैंने आपको बताया था डिफेंडेंट मतलब क्या। सपोज अगर मैंने आपके ऊपर केस किया, तो आप क्या हो जाते हो? डिफेंडेंट हो जाते हो, रिस्पोंडेंट हो जाते हो। तो आपको ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस मैं एज अ कोड बोल रही हूँ, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसे कहते हैं रिट। ऑल राइट। ठीक है गाइस, ये जो जितने भी सारे इम्पोर्टेंट थे, जितने भी सारे मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ऑल राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, देखो कि एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा भी आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं रहने वाला है। हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्स टू मैक्स आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो भी मैं आपको मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ, है ना। ओके, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट मत करना, जितना आपसे हो सके, जितना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपने वो भी कर लिया तो बहुत है। ये लेक्चर भी देख लिया ना तो भी इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 8 में एज सच कुछ पढ़ने का है नहीं, है ना। जो भी सारा था वो हमने ऑलरेडी अभी कवर कर लिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आउट।